वेलकम टू सब्जेक्ट सीरीज। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, लेट अस सी व्हाट वी हैव डन सो फार इन आवर प्रीवियस 2 वीडियोस। हमने अभी तक समझा कि कैसे एक सेल जो होता है स्ट्रक्चरल और बेसिक फंक्शनल ऑफ यूनिट कहलाता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है। अब हम इस फाइनल वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अरेंज्ड हैं और उनके क्या क्या वर्क असाइन हैं। बिफोर मूविंग टू अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, let us see a difference of cell on behalf of the outer layer present in the nucleus of a cell. Yes, I am talking about eukaryotic and prokaryotic cell. When we talk about prokaryotic cells, we say that a cell in which the nuclear membrane is not present are called prokaryotic cells, while the cells in which nuclear membrane is clearly visible or present are called eukaryotic cells. So this is the major difference between prokaryotic and eukaryotic. There are many more differences, like number of chromosomes are higher in eukaryotic cells with respect to your prokaryotic. Now let's us begin our last topic, that is the cell organelle. When we talk about cell organelle, we know that a cell consists of different types of cell organelles. So let us discuss one by one, starting from the very first, ER. Yes, the ER stands for endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is like a frame or a network which is present around the nucleus, and it consists of two types. First one is your rough endoplasmic reticulum and second is smooth endoplasmic reticulum. Now onwards, I will use the term RER and SER. RER stands for rough ER and SER stands for smooth ER. तो फ्रेंड्स, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके साथ लाइसोसोम्स अटैच होते हैं, और साथ ही साथ ये जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका हेल्प करता है अदर देन प्रोटीन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की सिंथेसिस में. इसके अलावा जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर हम स्पेशली बात करें लीवर सेल्स में ये क्या करता है, जो टॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको खत्म करने में भी हेल्प करता है. यानी आप कह सकते हैं कि बॉडी को इंटॉक्सिफाई करने के लिए भी ईआर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ईआर जो है आपका एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला सेल ऑर्गेनल है, जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है और बहुत अच्छा नेटवर्क बनाता है, जिसकी वजह से आपके जो लाइसोसोम्स हैं वो वहां से क्रिएट होते हैं. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, दैट इज गोल्गी अपरेटस. नाम इसका आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बिकॉज जो इसका नाम है वो इसी के जो साइंटिस्ट हैं कैमिलियो गोल्गी, उनके नाम पे रखा गया है. तो गोल्गी अपरेटस में हम समझते हैं कि ये आपका सेल ऑर्गेनल जो है ये आपका प्रेजेंट होता है नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे कि किसी फैक्ट्री की एक आउटलेट यूनिट होती है जहाँ पे आपका जो फिनिश गुड है उसकी पैकिंग होती है, स्टोरेज होती है, ताकि फर्दर उसको मार्केट में बेचा जा सके. इसी तरह एक सेल के अंदर स्टोरेज की एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं गोल्गी अपरेटस. इसको हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते स्टोरेज की यूनिट, हम यहाँ इसको कह सकते हैं फिनिश्ड गुड की स्पेस होता है जहाँ पे हमारे फिनिश्ड गुड्स रखे होते हैं. यानी जो हमारे सेल जो प्रोसेस करते हैं वहाँ से जो बनी हुई जो प्रोसेसिंग होती है उसको पैकेजिंग करना, उसको फिनिशिंग करना, कुछ टाइम के लिए स्टोरेज करना, वो गोल्गी अपरेटस करता है. साथ ही साथ गोल्गी अपरेटस के साथ कुछ लाइसोसोम्स भी होते हैं. तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड ऑल दीज रिलेटेड टर्म्स आर डन बाय गोल्गी अपरेटस. नाउ मूविंग टू थर्ड important cell organelle, that is your lysosomes. Lysosomes are well known as suicidal bags. Why they are known as suicidal bags? Because lysosomes contains some digestive enzymes, and as soon as it come into contact with any kind of food material or other external things which come into the cell, they burst out. And when they burst out,
they kill itself and they kill, or you can say digest the food material. So that's why we name them suicidal bags. Lysosomes plays a very important part in a cell organelle because it helps us to fight against the extra or the unwanted materials in a cell. It is also working as a cleansing agent. It eats up the dead or decayed cell so that our body remains stable. Otherwise, there is a large number of dead cells in our body. Our skin looks very dull if lysosomes are not present. So we have seen the importance of lysosomes in our body. तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको अभी लाइसोसोम्स के बारे में बताई कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे लाइफ में. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया. अभी तक जितने भी सेल ऑर्गेनली की बात करी है हमने और जो भी चीज़ हमने चेक की है उसमें हमने ये देखा है कि सबको काम करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती होगी. कुछ एनर्जी तो डायरेक्ट खाना खाने से मिल जाती है, बट फर्दर एक ऐसा पार्ट तो होना चाहिए जहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए एनर्जी स्टोर कर लें. तो हाँ जी, हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल कहने का मतलब ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सेल अपनी पावर को स्टोर करके रखता है. सो दैट, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप हर टाइम खाना खा रहे हैं या हर टाइम आप पानी पी रहे हैं. ऐसा भी टाइम आता है कि आपने बिना खाना खाए 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे हो गए हैं या 8 घंटे हो गए हैं, काफ़ी टाइम से आपने खाना नहीं खाया. उस टाइम पे आपको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? उस टाइम पे जो एनर्जी है वो रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया से. बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल का काम करते हैं, जितनी भी एनर्जी हमारी सेल की होती है धीरे 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 माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है. अब हम इसमें एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट. ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट है क्या? जैसे हमारी करेंसी होती है, हमारे देश में है रुपीस, किसी देश में डॉलर है, और हम उसकी करेंसी को बात करते हैं कोई खरीदने या बेचने के लिए हम करेंसी का यूज करते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारी करेंसी है. तो इसी तरह एनर्जी की करेंसी हमारी बॉडी की जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐड होती है वो होती है एटीपी. तो एटीपी कैन बी कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल. तो इस तरह से हमने समझा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है. और साथ ही साथ अब हम ये भी समझ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक खास चीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो है आपकी कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. अब ये क्या चीज है? अभी तक हमने पढ़ा था कि डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन क्या न्यूक्लियस के बाहर भी डीएनए प्रेजेंट होता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, और वो प्रेजेंट हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में. तो अगर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव सम पावर ग्रेटर देन अदर सेल ऑर्गेनेल्स. यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास कुछ ऐसी पावर हैं जो और सेल ऑर्गेनेल्स के पास नहीं है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट कर सकता है एक स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो कि और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए भी है और सम अमाउंट ऑफ लाइसोसोम्स भी इसके पास है, जिसकी हेल्प से अपने लिए कुछ स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट खुद के कर सकता है. So this is our important topic, that is mitochondria. Now moving to next one, that is plastids. Plastids की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेंगे, plastids are present only in plant cell. यानी सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही आपको प्लास्टिड्स मिलेंगे. अब प्लास्टिड्स होते क्या है और कितने टाइप के होते हैं? तो प्लास्टिड्स जनरली हम पहले टाइप समझ लेते हैं. 2 तरह के होते हैं आपके प्लास्टिड्स जो है आपके, एक तो होते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट. अब जो मैंने अभी आपको टर्म बताई है क्रोमो और ल्यूको, इनमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं एक बार. आपने ल्यूकोप्लास्ट सुना? ल्यूकोप्लास्ट मतलब वाइट और नो कलर पिगमेंट्स, यानी प्लांट्स के अंदर जो वाइट कलर या नो कलर या कलरलेस पिगमेंट होंगे वो सारे ल्यूकोप्लास्ट कहलाएंगे. लेकिन अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की, क्रोमो मीन्स कलर, क्रोमोप्लास्ट जो होंगे वो किसी भी प्लांट को कलर प्रोवाइड करेंगे. तो ऐसे आपको समझ में आया होगा क्यों प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह के कलर आपको दिखाई देते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, व्हेन यू टॉक अबाउट प्लांट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हैविंग डिफरेंट कलर, लीव्स, इवन यू कैन सी अलग अलग तरह की आप लीव्स देखते हैं, हरे रंग की भी होती हैं, रेड कलर की भी होती हैं. तो ये सब क्यों हो पाता है? ये हो पाता है सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड्स की वजह से, बिकॉज प्लास्टिड्स प्रोवाइड कलर. इवन प्लास्टिड्स में भी कौन सा? प्लास्टिड्स में भी जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो प्रोवाइड करता है कलर. थोड़ा और अगर इसमें डीप में जाए तो हमारे पास एक टर्म आती है
वो है आपकी क्लोरोप्लास्ट। ये तो आप सबने सुना हुआ होगा, छोटी क्लासेस से सुनते हुए हम आ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट। सो अ ग्रीन कलर पिगमेंट और अ ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, और ग्रीन कलर क्रोमोप्लास्ट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट करता क्या है, हमने ये प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसके लिए उसको सनलाइट की जरूरत पड़ती है, एयर, वाटर और साथ ही साथ क्लोरोफिल की जरूरत होती है। तो एक क्लोरोफिल जो होता है आपका, उसके अंदर ही होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से हमें बेसिक चीज़ों का आज पता चला है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या चीज़। ये प्लास्टिड है जो कि प्लांट सेल के एक सेल ऑर्गेनेल का हिस्सा है, जो कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर आता है। तो ये बेसिक चीज़ हमने आज क्लियर की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट आर वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो एनिमल सेल है उसके अंदर छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स हो सकते हैं। जो नंबर ऑफ वैक्यूल्स हैं एनिमल सेल के अंदर वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल में 1, 2 मैक्सिमम 3 वैक्यूल्स हो सकते हैं। और कभी कभी तो प्लांट सेल जो है उसका 80% से 90% हिस्सा वैक्यूल्स ही होता है, बाकी 10% में बाकी सब कुछ होता है, यानी न्यूक्लियस सब कुछ बाकी 10% में और 90% में वैक्यूल। तो ये वैक्यूल काम क्या करते हैं, वैक्यूल्स एक तरह से आप कह सकते हैं लाइक अ वाटर बबल की तरह होते हैं, बट दे कैन बी यूज्ड एज अ स्टोरेज। वो किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। इन सर्टेन प्लांट्स दे यूज एज अ स्टोरेज, इन एनिमल सेल they are also used as storage but in a limited way. So in this way we have seen the various important cell organelles and their important functions they perform to sustain life. तो इस तरह से हमने देखा कैसे एक सेल, एक इंडिविजुअल सेल अपने अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स की हेल्प से एक पूरे फंक्शन को कंप्लीट करता है। नाउ बिफोर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर लेट अस सी अ सिंपल टर्म कॉल्ड सेल डिवीजन। ये क्या होता है, अभी तक हमने सारे जो प्रोसेस पढ़े हैं उसमें एक लास्ट टर्म हमारे पास बचता है सेल डिवीजन, यानी सेल डिवाइड होते हैं जो। तो सेल दो तरह से डिवाइड हो सकते हैं, सेल को डिवाइड करके आगे बढ़ना होता है तभी लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। माइटोसिस और मियोसिस, इन दो तरीके से सेल डिवाइड होता है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस इज, माइटोसिस में एक सेल सिंपली 2 सेल में डिवाइड हो जाता है जिनको हम कहते हैं 2 डॉटर सेल, लेकिन मियोसिस में एक सेल डिवाइड होता है डायरेक्टली 4 में। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वी विल सी अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, बट टिल देन वी हैव सीन द सेल, ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ सेल, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द टाइप्स ऑफ सेल and all the things that are required to make up this living on earth. So this was your chapter and we are done with it. Thank you.